हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास जिसमें हम कंबाइंड रूप से 9th और 10th जो क्लासें हैं उनमें जो बेसिक तौर पे जो चैप्टर दिया जाता है 9th में, अगर यदि आप उसको अच्छे से पढ़ते हो तो जो 10th में जो आवर्त सारणी से रिलेटेड चैप्टर दे रखा है उसमें भी उसके कुछ पार्ट्स दे रखे हैं। तो इसमें हम इस जो चैप्टर है जिसका नाम है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके हम कंबाइंड रूप से चलने वाले हैं जिसमें 9th का सिलेबस भी कवर होगा और 10th का सिलेबस है वो भी क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और बाकी कुछ पॉइंट्स है तो उनकी मैं अलग से वीडियो है वो अपलोड करने वाले हैं। आज हम इसका 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसका जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हमने रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी कुछ कमियां हैं वो पढ़ी थी। उसके बाद में हमने नील्स बोहर उसकी परिकल्पनाएं देखी और नील्स बोहर जो मॉडल था उनकी कमियां हमने उसमें देखी थी। अब ये जो अगला पार्ट होगा इसमें हम देखने वाले हैं कि जो परमाणु की बाह्यतम कक्षाएं कोष होती हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो है उनका वितरण किस प्रकार होता है या जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार भरे जाते हैं। तो ये सब अगले इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारा अगला इसमें जो पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं। वितरित होते हैं किस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन है वो विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं या विभिन्न कक्षाओं में भरे जाते हैं। तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। आप देखो, जब कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन का वितरण है वो यानी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किस प्रकार भरे जाते हैं उसके लिए बोर नील्स बोहर और बेरी नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने के बारे में सबसे पहले बताया था। कि इन्होंने बताया था बोर और बेरी। और जब इन्होंने बताया तो इस सिद्धांत को हम कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, बोर बेरी का सिद्धांत है, उसके नाम से इस सिद्धांत को जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु की जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं तो किस सिद्धांत के अनुसार भरे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि सिद्धांत के अनुसार बोर बेरी का जो सिद्धांत होता है इस सिद्धांत के अनुसार विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये बोर बेरी स्कीम कहती क्या है। बोर बेरी सिद्धांत या स्कीम जो है वो कहता क्या है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे, अवधारणाएं दी थी कि भाई इस प्रकार यदि हम परमाणु के जो कक्षक हैं या जो बाह्यतम कोष है उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो वो उसके लिए कौन कौन से नियम हो सकते हैं। तो उन्होंने जो बताया था, तो सबसे पहला बोरबेरी सिद्धांत है, उसका जो नियम आप मान लो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। पहला नियम क्या दिया था कि भाई परमाणु की किसी कक्षा में, कोई भी परमाणु है, परमाणु की किसी कक्षा में, परमाणु की किसी कक्षा में, परमाणु की कोई कक्षा है या बाह्यतम कोष है में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो संख्या है वो किस सूत्र से दी जाती है। परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, एक सूत्र होता है 2n² होती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। इस सूत्र का मान, इस सूत्र में n का मान रख के हम परमाणु की जो बाह्यतम कोष है या विभिन्न कक्षाएं हैं उनमें इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। तो परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। तो यहाँ पे जो n है वो क्या है, कक्षाओं की संख्या, कक्षाओं की
संख्या, यानी फर्स्ट कक्षा है, सेकंड कक्षा है, थर्ड कक्षा है। तो हमने देखो बोर का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था कक्षाओं की संख्या, या हमने इसको कोष माना था, बाह्यतम कोष, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। तो एन क्या है? कक्षाओं की संख्या या कोषों की संख्या। तो हमने इसके लिए देखो माना था, अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं? के, एल, एम और एन, ये क्या होते हैं? कोष होते हैं। के, एल, एम और एन। अब देखो इसमें आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो ये ध्यान में रखनी है, ये के कोष होता है जो है उसके लिए एन का मान क्या होता है? 1 होता है। एल कोष होता है उसके लिए एन का मान 2 होता है। एम कोष होता है उसके लिए एन का मान 3 होता है। और जो एन कोष होता है तो एन कोष के लिए एन का मान कितना होता है? 4 होता है। तो ये आपको इतनी आपको यदि ध्यान में है तो हम आसानी से जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से भर सकते हैं। जैसे एक डायग्राम के द्वारा हम इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे ये है कोई परमाणु हम बनाते हैं, ये परमाणु का नाभिक है। अब ये इसका जो प्रथम ऊर्जा स्तर या प्रथम कक्षा या कोष है, ये इसका सेकंड कोष है, ये थर्ड कोष है और ये फोर्थ कोष है। तो ये हमने एक परमाणु है उसको दर्शा दिया। ये सेंटर में क्या होता है? नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो उपस्थित होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं ये के कोष, एल कोष, एम कोष और ये कौन सा है? एन कोष। ठीक है। अब हमें पता है जो के कोष होता है तो के कोष के लिए क्या होता है? एन का मान कितना होता है? 1 होता है। एल के लिए एन का मान कितना होता है? 2। और एम के लिए एन का मान कितना होता है? 3। और एन के लिए एन का मान 4 होता है। तो अगर ये हमें ध्यान में है तो हम जो बाह्यतम कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन है किस प्रकार से भरे जाते हैं उसके लिए हमने सूत्र ऊपर लिख दिया। अब उस सूत्र का उपयोग करते हुए हम विभिन्न कोषों में इलेक्ट्रॉन है उसको आसानी से भर सकते हैं। तो आपको इसमें ये 2 चीजें जो है वो अच्छी सी ध्यान में रखनी है। तो पहला नियम दिया था कि परमाणु की किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² होती है। और जो उन्होंने सेकंड नियम दिया था, बोर-बरी का जो सिद्धांत था, उनका सेकंड नियम क्या था कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्रमानुसार कक्षाओं में भरे जाते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्रमानुसार यानी क्रम के अनुसार कक्षाओं में भरे जाते हैं। कक्षाओं में भरे जाते हैं यानी क्रम से ये इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। क्रम का पालन करना अनिवार्य होता है, बिना क्रम के हम इलेक्ट्रॉनों को नहीं भर सकते। जैसे मान लो बात आ गई के, तो पहले के कोष में इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट होंगे, उसके बाद में एल, फिर एम, फिर एन, और फिर आगे यदि और होते हैं ओ, पी, इस प्रकार हो सकते हैं। लेकिन अभी तक ये जो 4 कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो जितने तत्व खोजे गए हैं तो उनसे इनकी जो पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है। अब देखना इसमें क्रमानुसार भरेंगे के, एल, एम और एन। ये नहीं कि के में भर दिए उसके बाद में एम में, उसके बाद में एन में भर रहे हो फिर एल में भर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये सेकंड नियम उसका कहता है, बोर-बरी का जो सिद्धांत है उसका सेकंड नियम ये बोलता है। ठीक है। अब देखो किसी कक्षा में हमने देखा अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 2n² होती है। अब हम प्रथम कक्षा, सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ कक्षा है उनमें इलेक्ट्रॉन है वो कैसे बढ़ते हैं तो वो हम एक अलग साइड में अलग उसको समझने वाले हैं। अब देखो पहले इधर देखते हैं, चलो उसको मिटा देते हैं ऊपर से। और ये डायग्राम है
वो बने रहने देते हैं। अब देखना इसमें पहला पॉइंट, के कक्षा में, या हम बोल सकते हैं के कोष में, के कक्षा बोल दो या के कोष में। अब इसमें पता है हमें n बराबर क्या होता है, 1 होता है। देखो के कोष में n का मान कितना होता है, 1 होता है। अब n का मान हमें पता है, अब हम इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से भर सकते हैं। तो देखना इसके लिए सूत्र क्या होता है, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2n²। देखना अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n², ये तो होती है 2n²। अब देखो 2, n का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। तो देखना 2 × 1 बराबर 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, के कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार हमें ये देखते चलना है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार हम m के लिए, n के लिए, l के लिए, तो इस प्रकार हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से भर सकते हैं। फिर देखना तो के कोष में कितने आ गए, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह जो कोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, अर्थात 2 भरी जाती है। फिर हम आगे देख सकते हैं, चलो इसको मिटाते हैं। सेकंड हम बात करते हैं एल कोष के लिए। एल कोष लिख दो या कक्षा लिख दो। एल कक्षा या कोष में एन का मान बताओ कितना होता है, 2 होता है। अब देखना एन का मान कितना होगा, 2। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी बताओ, 2n²। अब 2 × n का मान कितना है, 2 का स्क्वायर करो। n का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर 4। तो हम कितना लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। तो अतः एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ कितनी होगी, 8। तो जो एल कोष होता है, तो एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो भरे जाते हैं। थर्ड देखते हैं एम कोष या कक्षा में n का मान कितना है, 3। उधर से भी देख सकते हो। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र बताओ। अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, सूत्र क्या होता है, 2n²। अब देखो 2 × n का मान कितना है, 3। तो 3 का स्क्वायर करो तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 × 9 तो 18 यानी 18। तो क्या हो जाएगा, अतः एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 18 होगी। एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18।
तो ये हम साथ साथ लिखते चलते हैं। एन के कोस में 2, एल में 8 और एम में 18। अब फिर हम ऊपर से मिटा के जो एन कोस है उसके लिए भी हम देख लेते हैं। जो फोर्थ है, एन कक्षा या कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एन बराबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक, तो हम लिखेंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या का सूत्र क्या होता है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 2n स्क्वायर। 2 इंटू एन की जगह क्या रख देंगे, 4 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो जाएगा, 2 इंटू 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 32, यानी 2 इंटू 2 गुणा 16 बराबर 32। अतः एन कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, बताओ देखें कितनी होगी, 32। तो इस प्रकार हम प्रत्येक जो कोश है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें कितना आ जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज या एक जो मुख्य बात है वो भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है, जो आगे काम में आने वाली है। अब ये जो कोश होते हैं ये कोश उपकोशों में बटे होते हैं। तो ये आपको मुख्य बात ध्यान रखनी है, कोश जो है वो उपकोशों में बटा होता है। ठीक है, अब उपकोश जो हमारे आवर्त सारणी जब हम पढ़ेंगे आगे की क्लासों में, जब आवर्त सारणी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें जो कोश है उसमें कुछ उपकोश हैं, और उपकोश के आधार पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हम कर सकते हैं। जैसे देखना, के कोश होता है जो है, के कोश में एक एस उपकोश होता है, या इसको कक्षक भी बोल दो या उपकोश भी कह सकते हैं। ठीक है, कौन सा, एस कक्षक या उपकोश। एल कोश जो होता है उसमें एस व पी कक्षक होते हैं, एस व पी कक्षक होते हैं या उपकोश होते हैं। उसके बाद में एम कोश, एम कोश जो होता है उसमें एस पी डी व डी, एस पी व डी कक्षक या उपकोश पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में एन कोश जो होता है, एन कोश में एस पी डी व एफ कक्षक होते हैं या उपकोश पाए जाते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि भाई के कोश में, अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है के कोश में कितने कक्षक होंगे, एक कक्षक कौन सा, एस होगा। एल कोश में कितने कक्षक होते हैं, 2 कक्षक, एस और पी। एम कोश होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, 3 कक्षक, एस पी और डी। एन कोश होता है उसमें एस पी डी और एफ कक्षक या उपकोश जो पाए जाते हैं। अब देखना, जैसे हम फिर से वो डायग्राम बनाते हैं। ये हमने फिर से वो डायग्राम तैयार कर लिया। ये तो नाभिक हमें पता है, और ये क्या है, के कोश। के कोश है तो इसमें बताओ कौन सा कक्षक होगा, एस कक्षक होगा, एस कक्षक या उपकोश। उसके बाद में ये एल कोश, एल में एस व पी कक्षक होंगे। उसके बाद में
एम कोस, एम में एस, पी व डी, और एन, एन कोस में कितने कक्षक होंगे? 4 होंगे, एस, पी, डी व एफ। तो ये आपको 4 इसमें ध्यान रखने हैं। फिर आपको इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो एस कक्षक होता है या एस उपकोष होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2। ये आपको ध्यान रखना है। एस कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में जो पी कक्षक होता है, पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में डी कक्षक, डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? 10। ठीक है। और एफ कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आती है? 14 प्राप्त होती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब देखो, इसको रटना बिल्कुल नहीं है, याद करने का सीधा तरीका है जो हम याद कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है, एस कक्षक, तो एस कक्षक जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। उसके बाद में इसमें 4 ऐड करो, 4 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? पी में 6 हो जाएंगे। उसके बाद में इसमें भी फिर से 4 आप जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे? 6 से 10। तो डी में कितने हो जाएंगे? 10। और 10 में फिर से 4 जोड़ो तो कितने हो जाएंगे? 14। तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि 2 में 4 जोड़े 6, तो पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन। डी, तो डी में 10, तो 6 में 4 जोड़े तो कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। एफ कक्षक, तो एफ में हमने डी में 4 जोड़े 14, तो एफ में कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन है वो भरे जाते हैं। तो ये आपको इसमें मुख्य मुख्य चीजें हैं वो अच्छे से ध्यान रखनी है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से वितरित होते हैं वो हम कर सकते हैं। अब देखो, हमने इधर देखा था, जैसे इधर लिखते हैं, इधर हमने देखा था कि भाई के कोष होता है, के कोष में इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 2। चलो इधर लिख लेते हैं इसमें नीचे, जैसे के कोष, के कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? तो हमें पता है इसमें कौन सा कक्षक होता है? एस। तो वो एस कक्षक होगा और एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो जाएंगे। उसके बाद में एल कोष, एल कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो एस में, देखो अभी हमने देखा था एल में एस व पी होते हैं, एस और पी। तो पी में कितने आ जाएंगे? 6। तो टोटल देखो कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद में आता है एम कोष, एम कोष में बताओ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? 18 तो आते हैं। और इसमें कौन कौन से कक्षक होते हैं? एस, पी और डी। एस जो कक्षक होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी कक्षक में 6 आते हैं और डी में कितने आते हैं? 10। टोटल कर लो कितने हो गए? 18 हो गए। उसके बाद में आता है एन कोष, एन कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 32। अब देखो 32 कैसे भरते हैं, देखना, इसमें एक तो एस, पी, डी और एफ होते हैं। ये तो होता है, ये तो हमने अभी पढ़ा था। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 से 16 18 हो गए। और एफ में अभी हमने देखा था कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। तो इन सब को टोटल करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 32 हो जाती है। तो इस प्रकार हमें ये भी ध्यान रखना है, कोष के बारे में भी पता रखना है और उपकोष उसके बारे में भी पता करना है, और इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार भरे जाते हैं उनके लिए जो सूत्र हमने लिखा उसके बारे में भी हमें अच्छे से याद रखना है या जान के रखना है। ठीक है। उसके बाद में देखो हम आगे इसमें देखते हैं कि हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से हमने भर लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो प्रथम कक्षा होती है, प्रथम कोष होता है, उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2।
सेकेंड कक्षा या जो एम जो कक्षा होती है उसमें एल जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं। एन कोश या एम कक्षक कोश या कक्षा जो होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होती है। कैसे होती है वो हमने देख लिया। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 या चतुर्थ जो कक्षा होती है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं और वो 32 किस प्रकार भरे जाते हैं ये भी हमने अभी पढ़े हैं। ठीक है, अब ये दो बातें उसकी हमने देख ली थी। थर्ड जो उन्होंने बात बताई थी अपने नियम के अनुसार, ये मुख्य जो बातें थी वो हमने अभी अच्छे से जाना है। और जो बोरबरी वैज्ञानिक थे उन्होंने जो मुख्य बात और बताई थी, जो उन्होंने थर्ड बात बताई थी इस नियम के अनुसार, उन्होंने बताया कि सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो भी बाहरी कोश है परमाणु का, उस परमाणु के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन है वो अधिकतम कितने भरे जा सकते हैं? 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फोर्थ उन्होंने बताया कि किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते, परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं। यानी जो कोश होता है उस कोश में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक उससे पहले वाले भीतरी कोश पूर्ण रूप से नहीं भर जाए। जब तक उससे पहले वाले भीतरी कोश पूर्ण रूप से भर नहीं जाए, जो पहले वाला भीतरी कोश है वो पूर्ण रूप से नहीं भर जाए तब तक हम जो कोश में इलेक्ट्रॉन है उसको स्थान नहीं देते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं अतः हम कह सकते हैं अतः कक्षाएं जो हैं, अतः कक्षाएं क्रमानुसार भरती है। तो ये आपको मुख्य नियम है वो भी ध्यान रखना है, क्रमानुसार भरी जाती है। एक ये मुख्य बात आपको ध्यान रखनी है। तो बाहरी कोश जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 8 हो सकती है। और किसी परमाणु में दिए गए कोश में इलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेते हैं जब तक कि उससे जो भीतरी कोश यानी आंतरिक जो कोश है वो पूर्ण रूप से नहीं भर जाए। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उनकी जो कक्षाएं होती है वो क्रम के अनुसार भरी जाती हैं। तो पहले के में, उसके बाद में एल, उसके बाद में एन और उसके बाद में ओ। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं के क्रम के अनुसार जो है वो भरे जाती हैं। तो इस प्रकार ये जो आज का वीडियो रहा हमारा, तो उस वीडियो में हमने जो मुख्य जाना वो बोरबरी का सिद्धांत, यानी जो परमाणु के बाह्यतम कोश होते हैं उन बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं, उसके लिए हमने इस वीडियो में बोरबरी का जो सिद्धांत था या जो नियम था उनको हमने अच्छे से पढ़ा। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।